नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। बेसिकली आप सभी लोग जानते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज चल रही है, जहां पर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे यूसीपी 600 इंपॉर्टेंट चेंज। दोस्तों यूसीपी क्या होता है? लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में आपने सुना होगा, इसके पहले का एक टॉपिक देख लीजिएगा। मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और कितने प्रकार के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ एलसी, वो भी मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया हुआ है। तो आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले यूसीपी यानी कि वो गाइडलाइंस, वो सेट ऑफ रूल्स जिनके अकॉर्डिंग जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो काम करता है। क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में आप जानते हो, ये एक देश से नहीं दूसरे देश से भी संबंधित है। क्योंकि अगेन लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आप कर रहे हो, इंटरनेशनल ट्रेडिंग आप कर रहे हो, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, उसको सपोर्ट किया जाता है एज अ क्रेडिट। नाम ही है लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अगेन क्रेडिट यानी कि उधार दिया जा रहा है। बेसिकली एक प्रकार का बैंक कंफर्मेशन देता है, जिसके आधार पर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स आपस में एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स करने के लिए एग्री होते हैं। क्योंकि लेटर ऑफ क्रेडिट से दोनों के पास ये कंफर्मेशन पहुंच जाता है कि यस, एक्सपोर्टर को ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि मैं अगर सामान भेज दूंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। इंपोर्टर को ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि यस, मैं पेमेंट कर सकता हूं, मुझे सामान मिल जाएगा। तो मेन जो ट्रस्ट इश्यू होता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से खत्म हो जाए। ठीक है, तो गेन लेटर ऑफ क्रेडिट में यूसीपी क्या है डिस्कशन करते हैं, बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, समझते हैं, आपको बताते हैं। तो यूसीपी 600, ऐसा नहीं कि यूसीपी के पहले कोई और रूल्स नहीं है। यूसीपी के पहले यूसीपी 600 ये जो नंबर है, इसके पहले नंबर ऑफ रूल्स आए हैं। लेकिन अभी जो लेटेस्ट में चल रहा है, जिसके बाद और कोई अपडेट नहीं आया है, वो है यूसीपी 600। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन टू यूसीपी 600 में बात करेंगे। 6 ये स्टैंड फॉर, यूसीपी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यूसीपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। ये क्या है? ग्लोबली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल। ग्लोबली नंबर ऑफ कंट्रीज ने एग्री कर रखा है, सेट ऑफ रूल्स हैं गवर्निंग लेटर ऑफ क्रेडिट्स। लेटर ऑफ क्रेडिट हैं, उनको गवर्न करने के लिए पूरे विश्व में स्वीकार्य ये सेट ऑफ रूल्स हैं। इट वॉज डेवलप्ड बाई द इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया है एज अ रिवीजन टू द अर्लियर वर्जन यूसीपी 500। इसके पहले अर्लियर वर्जन जो था वो था यूसीपी 500। यूसीपी 500 को अपडेट करके यूसीपी 600 लेकर के आया गया, किसके द्वारा? इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अब अगेन डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें तो इन 2003 द आईसीसी बैंकिंग कमीशन अप्रूव्ड, यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बैंकिंग कमीशन, इसने अप्रूव किया था फॉर्मेशन ऑफ अ टास्क फोर्स टू रिवाइज यूसीपी 500। 2003 में टास्क फोर्स बनी थी, जिसका उद्देश्य था यूसीपी 500, ये भी एक सेट ऑफ रूल्स थे, इनको रिवाइज करना था। द ड्राफ्टिंग ग्रुप इंक्लूडेड मेंबर्स फ्रॉम 9 कंट्रीज। क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड है तो एक देश तो नहीं बना सकता, तो 9 देश के लोगों को यहां पर शामिल किया गया था मेंबर के रूप में, जिस कमेटी ने इसको बनाया था, इन रूल्स को ड्राफ्ट किया था। एंड हेल्ड 15 मीटिंग्स टू फाइनलाइज द ड्राफ्ट। और ये जो मेंबर्स हैं सारे लोगों ने मिलकर के, ठीक है, इस टास्क फोर्स की कुल 15 मीटिंग्स हुई थी, जिसमें इस ड्राफ्ट को फाइनलाइज किया गया था। अ कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ 41 मेंबर्स, एक और ग्रुप था जिसका नाम था कंसल्टेटिव ग्रुप। ड्राफ्टिंग ग्रुप में 9 देशों से लोग थे, लेकिन कंसल्टेटिव में बात करें तो 26 देशों के लोग यहां पर थे। वॉज फॉर्म टू रिव्यू एंड डिस्कस द ड्राफ्ट। ठीक है, रिव्यू करने के लिए, जैसे ड्राफ्ट हो गया, ड्राफ्ट के बाद रिव्यू, और रिव्यू के बाद डिस्कशन उसके ऊपर, उसके लिए कंसल्टेटिव ग्रुप था। 41 सदस्य थे, इसमें 26 देशों से इन्वॉल्व किए गए थे। ठीक है, इनपुट्स, और कहां से इनपुट्स लिए गए थे इस यूसीपी 600 को बनाने के लिए? इनपुट्स वर आल्सो टेकन फ्रॉम नेशनल कमिटीज इंक्लूडिंग आईसीसी इंडिया। ठीक है, तो अगेन इंडिया में भी जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, आईसीसी इंडिया एंड इनकॉर्पोरेटेड, आईसीसी ओपिनियंस, डॉकडेक्स डिसीजंस, कोर्ट जजमेंट एंड प्रैक्टिस इश्यू, यहां से भी क्या किया गया था? इनपुट्स लिए गए थे इस यूसीपी 600 को ड्राफ्ट कर। अब रोल ऑफ डॉकडेक्स क्या है? डॉकडेक्स, तो डॉकडेक्स स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट्स रिजोल्यूशन एक्सपर्टीज। डॉकडेक्स का फुल फॉर्म क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट डिस्प्यूट्स
रिजोल्यूशन एक्सपर्टीज, यानी कि डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट में किसी प्रकार का अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो इनका काम है उसको रिजॉल्व करना, ये उसके रिजोल्यूशन में एक्सपर्ट्स हैं। तो इट इज अ मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द आईसीसी, ये डॉकडेक्स का मैकेनिज्म आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लेटर ऑफ क्रेडिट इन अ कॉस्ट इफेक्टिव, एक्सपर्ट लेड एंड नॉन लिटिगियस मैनर। जैसे इंडिया में आपको पता है बैंकों में अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई डिस्प्यूट अराइज होती है तो बैंकिंग ओम्बड्समैन है। ओम्बड्समैन क्यों है? क्योंकि कोर्ट में जाते हो, कोर्ट का प्रोसीजर बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, वहां पर तारीख पे तारीख वाला सिस्टम है और वो एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। तो आपके लिए विदाउट एनी अमाउंट, बिना किसी कॉस्ट के, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर दे दिया आपके डिस्प्यूट्स को रिड्रेसल करने का। इंटरनल ओम्बड्समैन भी है और एक्सटर्नल ओम्बड्समैन भी है। बस वैसे समझ लीजिए ये डॉकडेक्स क्या है, लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो आईसीसी ने ये व्यवस्था दी है, इसके थ्रू आप अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। आगे समझिएगा, अप्रूवल एंड इंप्लीमेंटेशन। The final draft of UCP 600 was approved by the ICC Banking Commission on 25th October 2006। 2003 में टास्क फोर्स बनी थी, 2006 में 25 अक्टूबर को आईसीसी बैंकिंग कमीशन, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स बैंकिंग कमीशन ने इस फाइनल ड्राफ्ट को कंफर्मेशन दे दिया। यूसीपी 600 केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2007 रिप्लेसिंग यूसीपी 500। तो कब से आ गया यूसीपी 600? याद रखिएगा कंफर्मेशन 25 अक्टूबर को मिल गया था, लेकिन लागू कब से हुआ है? 1 जुलाई 2007, और इसके बाद से अभी तक और कोई अपडेट नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। अब यूसीपी 600 के फीचर्स में क्या क्या आता है? तो रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कोई भी आप लॉ बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। जैसे देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, ऐसे यहां पर समझ लीजिएगा कंटेन्स 39 आर्टिकल्स डाउन फ्रॉम 49 इन यूसीपी 500। इसमें और एज किया गया, यानी कि सहायता दी गई। इसके पहले वाले यूसीपी में कुल 49 आर्टिकल्स थे, इसमें 39 यानी कि 10 आर्टिकल्स को हटा दिया गया, ठीक है, या बीच में मर्ज कर दिया गया। सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, क्योंकि अगेन लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत होती है लैंग्वेज की, क्योंकि कोई भी नियम कायदे कानून में जो ये लैंग्वेज होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो लैंग्वेज को क्या किया गया? सिंप्लीफाई कर दिया गया। एम्फेसिस वाज प्लेस्ड ऑन मेकिंग द आर्टिकल्स इजियर टू इंटरप्रेट एंड अप्लाई, यानी कि किसी भी आर्टिकल की व्याख्या आसान हो सके। तो व्याख्या जितनी आसान होगी उतना ही आसान उसका इंप्लीमेंटेशन यानी कि अप्लाई करना होगा। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, कंटेंट को रीऑर्गेनाइज किया गया। सम आर्टिकल्स फ्रॉम यूसीपी 500 वर, यूसीपी 500 के कुछ आर्टिकल्स थे, ठीक है, जिनको डिलीट किया गया, कुछ को मर्ज किया गया, कुछ को फिर से लिखा गया और कई नए आर्टिकल इंट्रोड्यूस किए गए। ये 4 काम किए गए, तभी ये यहां पर 49 से कितना हो गया? 39 हो गया। अब अगेन द रिवीजन एम्ड टू इनहांस क्लैरिटी, उद्देश्य क्या था? क्लैरिटी लाना, कंसिस्टेंसी लाना। इसी के लिए 2007 से 2025 हो गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर लगभग 18 वर्ष हो रहे हैं, फिर भी ये चल रहा है। इफिशियंसी इन द हैंडलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स, जो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स है इसी में क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और इसकी हैंडलिंग में इफिशियंसी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। अब अगेन थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं इनके आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 1 to 5 क्या कहता है? आर्टिकल 1 to 5 लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन के बारे में बताता है, उसके इंटरप्रिटेशन बताता है, इंडिपेंडेंस ऑफ एलसी, ठीक है, एलसी की जो आत्मनिर्भरता है, ठीक है, उसके बारे में बताता है, एंड अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा सकते हैं उसके बारे में बताता है। आर्टिकल 6 to 10, यहां याद रखिएगा ये आर्टिकल्स के ग्रुप्स हैं बेसिकली। आर्टिकल 6 to 10 क्या बताता है? अवेलेबिलिटी, कहां कहां पर अवेलेबल है लेटर ऑफ क्रेडिट, उसकी एक्सपायरी डेट क्या होगी, प्लेस क्या होगा, ऑब्लिगेशंस ऑफ इशूइंग एंड कंफर्मिंग बैंक्स, ठीक है, इशू करने वाला बैंक और कंफर्म करने वाला बैंक, इनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, ठीक है। एडवाइजिंग क्रेडिट्स, जो एडवाइजिंग बैंक होता है तो एडवाइजिंग क्रेडिट्स और अमेंडमेंट्स, क्या क्या सुधार, यानी कि डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट में कुछ अमेंडमेंट किए जा सकते हैं या नहीं। जैसे रिवोकेबल और इरेवोकेबल एलसी होता है। रिवोकेबल एलसी में डॉक्यूमेंट्स में टर्म्स एंड कंडीशंस इन बिटवीन चेंज किए जा सकते हैं, बट इरेवोकेबल में चेंज नहीं किए जा सकते इन जनरली। आर्टिकल 11 to 17 में क्या है? प्री एडवाइज्ड क्रेडिट्स, ठीक है, प्री शिपमेंट जैसे होता है। नॉमिनेटेड बैंक के बारे में बताया गया है। रीइंबर्समेंट प्रक्रिया के बारे में बताया गया, रीइंबर्समेंट अरेंजमेंट क्या होंगे।
कंप्लाइंग प्रेजेंटेशंस, क्या क्या प्रेजेंट किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में बताता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, इन सब के बारे में कहां पर मेंशन्ड है 11 to 17। यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किस आर्टिकल में क्या है, तो प्लीज आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 18 बताता है कॉमर्शियल इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस, जब आप ट्रेड करते हो इंटरनेशनल ट्रेड, जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो चीजों को, यानी सॉरी आप इंडिया में हो इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्टर जो भी चीज आपको भेजेगा उसका एक इनवॉइस होगा, बाकायदा एक पेपर बना करके आपको भेजेगा। इनवॉइस का मतलब है जिसमें सब कुछ मेंशन होगा, क्या क्या चीजें आपने मंगाई हैं, ऑर्डर करी हैं। तो कॉमर्शियल इनवॉइस के बारे में बात करी जाती है। 19 to 27 में ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, यानी कि प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे शिपमेंट बिल वगैरह होते हैं, ये सब, क्योंकि इन्हीं के प्रेजेंटेशन के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट का पेमेंट आपको मिलता है। तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे? आर्टिकल 28, क्योंकि जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बिना इंश्योरेंस के नहीं होता है, क्योंकि अगर रास्ते में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसके बारे में आपने ना सोचा, ठीक है, तो क्या है, एटलीस्ट कम से कम गुड्स इंश्योर्ड है, तो लॉस नहीं होगा, पैसा मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स। आर्टिकल 29 से 39 के बीच में हम बात करते हैं एक्सटेंशन की, ठीक है, टॉलरेंस की, पार्शियल एंड इंस्टॉलमेंट ड्राइंग्स की, ड्राइंग्स यानी कि पैसे लेना, ठीक है, एंड आवर्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि कितने घंटों में उसको प्रेजेंट कर देना है, इसके बारे में चर्चा की जाती है, ठीक है। आर्टिकल 34 से 37, इसमें डिस्क्लेमर्स की बात करी जाती है। 34 से 37 के बीच में डिस्क्लेमर्स के बारे में बात करते हैं। और आर्टिकल 38 to 39 में हम ट्रांसफरेबिलिटी एंड असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड्स की बात करते हैं। प्रोसीड्स यानी कि वही लेटर ऑफ क्रेडिट का पैसा आपको मिलने वाला है, ठीक है, तो ट्रांसफरेबिलिटी, क्या वो किसी और को ट्रांसफरेबल है। असाइनमेंट ऑफ प्रोसीड, जो सेल प्रोसीड है बेसिकली उसी की बात करी जा रही है, और सेल प्रोसीड्स का मतलब होता है सेल करने के बाद जो पैसा आपको मिलता है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये डॉक्यूमेंट्री, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, 39 तक आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपसे पूरा कंफर्मेशन यहां पर बता दिया, ठीक है, किस तरीके से आर्टिकल्स यहां पर काम करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर बता दी। कहीं पर कोई डाउट हो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको, ठीक है, उसके बारे में बता दूंगा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा फटाफट। यूसीपी 600 फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कस्टम्स एंड प्रैक्टिस फॉर डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में चर्चाएं कर ली है मैंने। आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा डेवलप किया गया है। यूसीपी 500 को रिप्लेस किया है यूसीपी 600 ने। 9 कंट्रीज के 15 मेंबर्स ने मिलकर के इसको ड्राफ्ट किया है, और 41 सदस्यों ने, जो कि 26 देशों से हैं, इन्होंने इसको रिव्यू किया है और इसको डिस्कस किया है, ठीक है। आईसीसी ओपिनियन, डॉकडेक्स डिसीजस और कोर्ट जजमेंट और प्रैक्टिकल इश्यूज को साथ में शामिल किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर ली है। कब से इंप्लीमेंटेड है ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 2007। इसके बाद से भी और कोई अपडेट नहीं आया है, बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर लिया है, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। CAIIB महापैक ये आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है, आप जाकर के इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर्ड होंगे, ABM, BFM, ABFM, BRBL जो कि मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं, और इसके बाद जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर कवर्ड होंगे सारे। तो 9+ सब्जेक्ट्स कवर होंगे, 15+ फाउंडेशन एंड MCQs बैचेस हैं, 2000+ लाइव क्लासेस हैं, 500+ मॉक टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, 200+ क्लास नोट्स आपको मिलेंगे, और 24/7 डाउट सपोर्ट आपको मिलेगा। 1 ईयर के लिए इसका प्राइस है 4,999, 2 ईयर के लिए इसका प्राइस है 6,999, और 6 मंथ के लिए इसका प्राइस है 3,999। नीचे चुप रहा होगा इसकी वजह से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CIB फाउंडेशन बैच 2.0 भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसका दिसंबर 2025 के लिए प्राइस रखा गया 2499। इसमें भी सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे, ध्यान रखिएगा। हम सब लोग मिलकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से कराएंगे। टारगेटेड बैच है CAIIB दिसंबर 2025 को लेकर के। ये है फाउंडेशन बैच 1.0, ठीक है, 2499 में ये भी अवेलेबल है, ठीक है, ये भी फाउंडेशन बैच है। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है, आप इंडिविजुअल किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो इंडिविजुअल भी बैचेस अवेलेबल हैं। इंडिविजुअल चारों जो मेन इलेक्टिव कोर्सेज हैं यहाँ पर, सॉरी मेन जो मैंडेटरी कोर्सेज हैं वो आप ले सकते हैं, जिसका प्राइस इस समय चल रहा है 799 रुपये।
और एक और इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, एक रेफरल प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? ऑब्वियसली पीडब्ल्यू के द्वारा। रेफरल प्रोग्राम में क्या होगा, अगर आपने कोई कोर्स परचेज कर रखा है या नहीं भी परचेज कर, अगर आप अपने किसी फ्रेंड को हमारा कोर्स रेफर करते हैं तो जो भी प्राइस चल रहा होगा उसका 10% का ऑफ उसको मिलेगा और 10% का बेनिफिट आपको भी मिलेगा। आपके रेफरल कोड यानी कि आपके अकाउंट में, आपकी वॉलेट में 10% अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। रेफर करने वाले को बिल में 10% का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे इसकी बात करें तो जिसको आप रेफर करोगे 799 में 10% माइनस हो जाएंगे, यानी कि 79 रुपीज माइनस हो जाएंगे। 720 का पेमेंट उसको देना होगा, 719 मतलब, ऐसे समझ लीजिएगा, ठीक है। देन दूसरी बात, आपको भी 79 रुपीज आपकी वॉलेट में मिल जाएंगे। आप उनको चाहे तो अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं और चाहे तो किसी और को, मतलब आप जब कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो 10% का मतलब यहां पर सिर्फ इतना ही है, लेकिन यहां पर अगर आप देखते हैं तो बेस्ट बेनिफिट मिल सकता है। 700 रुपीज अगर कोई आपके रेफरेंस पर CAIIB महापैक लेता है 2 साल का, तो 700 रुपए उससे भी डिस्काउंट मिलेगा और 700 रुपए आपकी वॉलेट में मिल जाएगा, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो ये है इसका मतलब, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। हमारी आपकी मुलाकात अब होगी अगले सेशन में, अगले टॉपिक में। जो भी आपके रिव्यूज या सजेशन हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।